हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल महानदा स्टडीज 28 पर। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे MSD 13 के 10 इम्पोर्टेंट सिलेक्टिव क्वेश्चंस के आंसर्स। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊँ कॉमेंट में बताइए। तो आइए देखते हैं। उपन्यास के विविध रूपों का उल्लेख करते हुए उसकी लोकप्रियता के कारणों पर प्रकाश डालिए। उत्तर: उपन्यास के विविध रूप। उपन्यास विधा के विकास के साथ साथ इसके कई रूपों का भी विकास हुआ है। आकार में बड़े और छोटे उपन्यासों के आधार पर लघु उपन्यास, उपन्यासिका जैसे शब्दों का भी प्रयोग होने लगा है। कई बार बड़ी कहानी और लघु उपन्यास में अंतर कर पाना मुश्किल होता है। उपन्यास और उपन्यासिका। उपन्यासिका शब्द के प्रचलन से यह धारणा बनी है कि बड़े आकार वाली कृति उपन्यास है। पहले उपन्यास वह कथा रूप था जिसमें कथा, आख्यायिका, रोमांस, प्रगीतात्मक गठन ये सभी घुले मिले थे। धीरे धीरे कथा रूप की भिन्नता के आधार पर उपन्यास के साथ लघु उपन्यास अथवा उपन्यासिका जैसे रूपाकारों की विशिष्टता पर ध्यान दिया जाने लगा। दरअसल उपन्यास की तरह उपन्यासिका भी यूरोपीय उपन्यास साहित्य की देन है, क्योंकि अंग्रेजी साहित्य कोशों में नावेला और नावेलेट में अंतर किया गया है। जिस तरह नावेल का हिंदी प्रतिरूप उपन्यास है, उसी तरह नावेला का हिंदी प्रतिरूप उपन्यासिका है। उपन्यासिका से ऐसे उपन्यास की प्रतिच्छवि बनती है जिसका रूप छोटा है। साथ ही उपन्यासिका की कथा में प्रगीतात्मक निहित होती है। यही उपन्यासिका की पहचान है। लघु उपन्यास से भी संक्षिप्त और लयात्मक गठन इसकी विशेषता है। उपन्यास और लघु उपन्यास। उपन्यास में आकार की दृष्टि से लघुता को ध्यान में रखकर लघु उपन्यास संज्ञा दी जाती है। लघु उपन्यास अंग्रेजी नोवेलेट का हिंदी प्रतिशब्द है। कहानी से बड़ी और उपन्यास से छोटी जैसी कोई विधा लघु उपन्यास है। दूसरे शब्दों में लंबी कहानी और उपन्यास के बीच की विधा लघु उपन्यास है। कभी कभी भावात्मक रोमांस का तत्व लघु उपन्यास संज्ञा में सहायक होता है। जैनेन्द्र कुमार कृत परख लघु उपन्यास है। कहानी एक लय में चलने वाली विधा है। संक्षिप्तता उसका दूसरा गुण है। आजकल लंबी कहानी को लघु उपन्यास बनाने की प्रवृत्ति चल पड़ी है। आरंभ में ऐसी रचना लंबी कहानी के नाम से प्रकाशित होती है और बाद में उसे लघु उपन्यास कहकर पुस्तक का रूप दे दिया जाता है। कृष्णा सोबती कृत ए लड़की, दूधनाथ सिंह कृत नमो अंधकारम, ज्ञानरंजन कृत बहिर्गमन, उदय प्रकाश कृत पीली छतरी वाली लड़की ऐसी ही रचना है जो पहले लंबी कहानी फिर लघु उपन्यास होती है। एक लय में चलने वाली कहानी की संक्षिप्तता निर्मल वर्मा के बड़ी आकार के उपन्यास में भी देखने को मिलता है, जैसे वे दिन। इसी तरह कृष्णा सोबती की मित्रों मरजानी और समय सरगम भी है। उपन्यास की लोकप्रियता। उपन्यास विधा अपने उदय काल से ही लोकप्रिय रहा है। इसकी लोकप्रियता के अनेक कारण हैं। गद्य में लिखा जाना, शीघ्र उपलब्ध हो जाना, साधारण पाठक को भी समझ लेना, रुचि और जिज्ञासा की तृप्ति करना, जीवन के विविध पहलुओं का रेखांकन, पाठकों का दृष्टिकोण, मनोरंजन परकता आदि। उपन्यास की लोकप्रियता का कोई निश्चित मापदंड नहीं है। एक सनसनीखेज या सस्ता मनोरंजन देने वाला उपन्यास भी लोकप्रिय हो सकता है और प्रेमचंद के सामाजिक यथार्थपरक उपन्यास भी लोकप्रिय हो सकता है। हाँ, दृष्टिकोण का अंतर अवश्य है। लोकप्रियता उसकी श्रेष्ठता का प्रमाण नहीं है।
जरूरी नहीं कि लोकप्रिय उपन्यास श्रेष्ठ हो या श्रेष्ठ उपन्यास लोकप्रिय हो। वस्तुतः लोकप्रियता अनेक कारणों से प्राप्त होती है, जैसे प्रवाह, सहजता, इंद्रिकता, नाटकीयता, रोचकता, अकल्पनीयता, उत्सुकता आदि। ज्ञात का अपना आकर्षण हो सकता है, पर अज्ञात का रहस्य भी कम रोचक नहीं हो सकता। उपन्यास पाठ्यक्रम में होने से भी लोकप्रिय नहीं हो सकता। वह यांत्रिक पाठक भी हो सकता है, क्योंकि विद्यार्थी सहज होकर नहीं, दबाव में पड़ता है। वस्तुतः जनता का साहित्य लिखने के लिए हमें एकदम नीचे की स्थिति वाले पाठकों तक नहीं उतर आना है, बल्कि जनसामान्य की अभिरुचि या पसंद का स्तर अंतर बनाते हुए भी एक तरह की लोकप्रियता हासिल की जा सकती है, ऐसा मुक्तिबोध मानते हैं। साहित्य वस्तु होकर भी मात्र वस्तु नहीं है, वह एक रूपता का विरोधी है। उपन्यास का बाजार मूल्य हो सकता है, पर केवल बिकने का आंकड़ा कसौटी नहीं। धर्मवीर भारती का गुनाहों का देवता खूब पढ़ा गया है, उसके दर्जनों संस्करण हुए हैं। वह भाव प्रधान उपन्यास है। फिर भी भारती का प्रयोगशील उपन्यास सूरज का 7वां घोड़ा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। कथा विधा में उपन्यास की लोकप्रियता में कथा रस सहायक है, तो कभी कभी उसका कथ्य या कथ्य में छिपा विचार भी। कहीं एक विशेष प्रकार का राष्ट्रीय आख्यान लोकप्रियता में सहायक है, कहीं नए प्रकार का फार्म या ढांचा भी। अलका सरावगी के कलिकथा बाईपास के एक ही साल में 3 संस्करण निकले। उसका कारण है उसकी विषय वस्तु के साथ साथ रूप या ढांचा। श्रीलाल शुक्ल कृत राग दरबारी अपनी व्यंग्यरस नाटकीयता की सृष्टि के कारण लोकप्रिय हुई है। यह उपन्यास समाज और व्यक्ति का मखौल उड़ाता है, पर यथार्थ का दामन कभी नहीं छोड़ता। उपन्यास सम्राट प्रेमचंद के उपन्यासों की लोकप्रियता आज भी बनी हुई है। वे उपन्यास के मर्म को अच्छी तरह समझते थे। उनका मानना था कि उपन्यास मानव चित्र की प्रतिछवि है। कोई कृति पाठकों के बीच जिन गुणों के कारण लोकप्रिय होती है उन्हें पता था, इसीलिए उनके उपन्यासों में रोचकता, प्रभाव क्षमता, रसवत्ता आदि गुण मिलते हैं। प्रेमचंद जब उपन्यास की लोकप्रियता इन गुणों में मानते हैं तो कई विशेषताओं पर एक साथ ध्यान जाना चाहिए। वे कहते हैं उपन्यास में वही घटनाएं, वही विचार लाना चाहिए जिनसे कथा का माधुर्य बढ़ जाए, जो प्लॉट के विकास में सहायक हो अथवा चरित्रों के गुप्त मनोभावों का प्रदर्शन करते हों। इन्हीं गुणों का ख्याल रखने के कारण उनके उपन्यास आज भी पढ़े जाते। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय उपन्यास की अवधारणा के बारे में अपना मत प्रस्तुत कीजिए। उत्तर, भारतीयता का अर्थ संदर्भ। ऐसा नहीं है कि भारत आधुनिक युग में प्रवेश करने पर ही अपनी पहचान बना पाया है, पर सच्चाई है कि भारत की पहचान सदियों पूर्व से रही है। इसकी पहचान बहुलतावादी संस्कृति के रूप में आरंभ से ही रही है। इसी विशेषता के कारण वह समसामयिक पाश्चात्य तत्वों को स्वीकार करता आया है। भारत की सभी भाषाई परंपराएं मूलतः देसी परंपराएं हैं, जिनके बीच सांस्कृतिक संबंधों का सघन जाल है। दुनिया के तमाम देशों ने अपनी पहचान और अस्मिता को बाहरी प्रभावों से बचाए रखने के लिए अपनी जातीय, राष्ट्रीय और मिथकीय स्रोतों का सिद्धांत और व्यवहार में उपयोग किया है। भारत ने भी ऐसा ही किया है। इस चेतना को देसीवाद कहा जा सकता है। इसने बाहरी संवेदनाओं, अनुभूतियों और व्यवहारों के आरोपण के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए अपनी जातीय, राष्ट्रीय और मिथकीय स्रोतों का सृजन किया है। दूसरे शब्दों में यह उत्तर आधुनिकतावादी मानसिकता का परिणाम है। सांस्कृतिक भिन्नताओं पर बल देने की प्रवृत्ति उत्तर आधुनिकतावादी दृष्टिकोण का अनिवार्य हिस्सा है। इसी संदर्भ में पुनर्विचार की आवश्यकता है कि क्या उपन्यास विधा यूरोप से ही आयातित है या उसके विकास में अपनी जातीय और निजी विशेषताओं का योगदान रहा है। इस संदर्भ में हमारे सामने कुछ तथ्य भी मौजूद हैं। यथा हसन शाह ने सन 1785 में कानपुर में एक फारसी उपन्यास की रचना की थी, जिसका उर्दू अनुवाद 19वीं सदी में हुआ। द नासगल नाम से
अंग्रेजी अनुवाद कुर्तु एलन हैदर ने किया। ऐसी रचनात्मक विशेषताएं अंग्रेजी साहित्य में जेन ऑस्टिन और सर वाल्टर स्कॉट के आरंभिक उपन्यासों से पूर्व मिलती है। स्पष्टतः एशियाई देशों और भाषाओं में भी औपन्यासिक ढांचे में कथा कहने की एक परंपरा मौजूद थी। यहाँ स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय उपन्यास अपनी देशी विशेषताओं के कारण अस्तित्व में आया था। ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना से पूर्व भारतीय भाषाओं के साहित्य में तमाम वाचिक और लिखित परंपराएं मिलती हैं। इसी आधार पर यह धारणा बनी कि भारत की स्थानीय भाषाओं में अनेकता के बीच एकता के अनेक तत्व मौजूद थे। यह धारणा आज भी प्रचलित है। यही उनके भारतीय होने की पहचान भी है। भारतीय उपन्यासों में भारतीयता की पहचान इन्हीं तत्वों से की जा सकती है। M.K. गांधी ने सन 1909 में हिंदी स्वराज में लिखा था कि अंग्रेजों के भारत आने से पहले हम एक राष्ट्र थे। हमारा प्रेरक विचार एक था। जवाहरलाल नेहरू ने भारत की खोज में भारत को एकता की पक्की मुहर वाले या मूलभूत एकता वाले देश के रूप में देखा था। उन्होंने लिखा था, भारतीय उपन्यास के उदय काल से ही भारतीय मानस किसी न किसी रूप में एकता के स्वप्न से बराबर अभिभूत रहा है। विद्वानों ने इस एकता बोध पर भी विचार किया है। हुमायूं कबीर ने इंडियन हेरिटेज में लिखा है कि किन्हीं भौगोलिक दबावों के कारण भारतीयता की ऐसी चेतना विकसित हुई जिसने समूची अनेकता पर एकता को आरोपित कर दिया। तात्पर्य यह कि अगर भारत में एकता न भी रही तो भी भौगोलिक कारणों ने भारत को एक होने पर विवश किया। जैसे जैसे उत्तर आधुनिकतावादी दृष्टिकोण का प्रभाव बढ़ता गया वैसे वैसे एकता के बीच अनेकताओं की जातीयता और निजता को पहचानने का आग्रह भी बढ़ चला। विद्वानों ने भारतीय भाषाओं के इतिहास की चर्चा करते हुए इन साहित्यों को भारतीय साहित्यों का संगठन कहना बेहतर समझा। इसके साथ साथ इनके बीच एक और अखंड चेतना की धारणा का भी समर्थन किया। एक और अखंड चेतना का तात्पर्य भारतीयता से है। उपन्यास में भारतीयता। उपन्यास में भारतीयता की तलाश के लिए हमें अनेक तत्वों पर ध्यान केंद्रित करना होगा। यथा हमारे आंचलिक या स्थानीय उपन्यासों में अभिकृत भारतीयता का स्वरूप उद्घाटित होने की संभावना अधिक होती है। ऐसे उपन्यासों में किसी उपन्यास अंचल या स्थान विशेष के परिदृश्य, बोली बानी और सामाजिक संरचना पर बल दिया जाता है। उपन्यासकार अपनी अंतर्वस्तु को स्थानीय रंग देने के लिए तो ऐसा करता ही है, साथ ही वह इनका उपयोग ऐसी महत्वपूर्ण स्थितियों के रूप में करता है जो उसके चरित्रों, उनकी विचार प्रवृत्ति, उनकी अनुभूतियों और आपसी व्यवहार के चित्रण को प्रभावित करती है। ब्रिटिश सत्ता की स्थापना से पूर्व के भारतीय कथा साहित्य को उपन्यास साहित्य की जातीय परंपरा समझा जाना चाहिए। ब्रिटिश राज से पहले भारतीय भाषाओं में उपलब्ध गद्य साहित्य के इतिहास की पुनर्रचना के बिना हम अंग्रेजी गद्य के प्रभाव का सही आकलन नहीं कर सकते। हमें भारतीय उपन्यास को पुराने पैमाने पर मूल्यांकन करना छोड़ अपने जातीय पैमाने पर मूल्यांकन करना चाहिए, तभी हम भारतीयता को पहचान सकेंगे। भारतीय साहित्य को ब्राह्मणीय सृजन कहा गया है। यहाँ का साहित्य द्विज संस्कार से प्रेरित है। वास्तव में यह कुछ हद तक सही भी है। भारतीय साहित्य द्विज संस्कारों से इतर संस्कारों से भी प्रेरित है, यह न भूलना चाहिए। भारतीय साहित्य सिर्फ अल्पसंख्यक विमर्श ही नहीं है, बल्कि व्यापक भारतीय समुदाय का प्रस्तुता भी है। उन्नीसवीं सदी के प्रमुख रूसी उपन्यासकारों के योगदान पर प्रकाश डालिए। उत्तर: 19वीं सदी यूरोपीय उपन्यास लेखन का स्वर्ण युग है। इस काल में रूसी, अंग्रेजी, फ्रेंच और यूरोप की दूसरी भाषाओं में भी उपन्यास के क्षेत्र में कालजयी रचनाएं सामने आईं। तुर्गनेव, दोस्तोयेव्स्की, तॉल्स्टॉय, मैक्सिम गोर्की रूस ही नहीं बल्कि विश्व उपन्यासकार हैं। रूसी उपन्यासकारों पर विचार करते हुए इस बात को ध्यान में रखा गया है कि इन उपन्यासकारों की रचनाओं का प्रभाव तत्कालीन रूसी समाज पर अवश्य पड़ा है, जिसने 1917 की
सोवियत क्रांति को संभव बनाया। तुर्गेनेव की औपन्यासिक दृष्टि। तुर्गेनेव 19वीं सदी के रूसी उपन्यासकारों में सर्वाधिक चर्चित थे। उन्होंने तत्कालीन समाज के वैचारिक परिवेश को अपने लेखन में जगह दी। रूसी की कथा लेखन के आंतरिक परिवर्तन को समझने के लिए यह परिवेश बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। लेखक की रचना धर्मिता परिवेश की ग्रहण करने की प्रक्रिया में स्वयं को सक्रिय तरीके से ढालती है। सबसे पहले हम परिवेश के आवश्यक तत्वों को समझें। तुर्गेनेव के समय रूसी समाज संक्रमण के दौर से गुजर रहा था। एक तरफ समाज के भीतर बहुत अधिक बेचैनी थी और दूसरी तरफ उपन्यास साहित्य रूप की दृष्टि से पर्याप्त विकसित हो चुका था। बेचैनी मध्य वर्ग के लोगों में सर्वाधिक दिखने लगी, क्योंकि वे इस बेचैनी को नैतिक रूप से समझने तथा प्रस्तुत करने में यकीन रखते थे और इस तरह बेचैनी की प्रभावी आकार देने में सक्षम थे। यह तथ्य भी है कि किसी विचार को स्थापित करने या क्रांति करने में मध्य वर्ग ही समर्थ रहा है। रूस में भी यही वर्ग सक्रिय था। तुर्गेनेव ने अपने समय के वरिष्ठ कथाकार गोगोल और दुब्रोल्युबोव से सीख लिया था कि रचना में जितनी भूमिका लेखक की अपनी पसंद नापसंद की होती है, उतनी ही समाज के अन्य व्यक्तियों द्वारा अपनाई गई विपरीत सम्मति की होती है। तुर्गेनेव यह मानते थे कि रचनाकार की अपनी अस्मिता होती है, जिसके बल पर वह पात्रों या चरित्रों की अस्मिता पहचानता है और उन्हें अर्थात पात्रों को रचना के पृष्ठों में पूरी आज़ादी देता है। रचनागत इस संश्लिष्ट वस्तु को सामान्य विचारक तथा लेखक समझ नहीं पाए, जिसके फलस्वरूप उन्होंने तुर्गेनेव के उपन्यास बाप और बेटे को लेकर पर्याप्त विवाद किया था। आलोचकों का मानना था कि समाज में सबसे मूल्यवान वस्तु स्थायित्व, मानवीयता, कालसिद्ध नियमावली और संगति होती है, जबकि तुर्गेनेव उस संवेदनशीलता और सुगबुगाहट को पहचानना चाहते थे जो सामाजिक असंतोष और मध्यवर्गीय संवेदनशीलता के सम्मिश्रण का नतीजा थी। इसी चीज़ ने तुर्गेनेव को बेहद मानवीय और प्रासंगिक बनाया। अतः तुर्गेनेव ने उपन्यास की वास्तविक जमीन को पहचान लिया था। नेक्स्ट, दोस्तोयेव्स्की के उपन्यासों में विचारधारा। दोस्तोयेव्स्की भी रूसी उपन्यासों के श्रेष्ठ रचनाकार रहे हैं। औपन्यासिक दृष्टि से दोस्तोयेव्स्की के विचार महत्वपूर्ण हैं। वे तुर्गेनेव से आगे जाकर मनुष्य की मनुष्यता और अस्मिता को इस तरह मानने लगे थे मानो जीवन में वह अकेले ही सब कुछ हैं और इस पर किसी तरह की बहस संभव नहीं। मनुष्य की अवधारणा को दोस्तोयेव्स्की के उपन्यासों में एक अटल और गंभीर विश्वास के साथ चित्रित किया गया और उसे लगभग धार्मिक संज्ञा दी गई। उनका विचार है कि मनुष्य व्यवहार को बिना देखे या अनजाने अर्थात रहस्यमय तत्वों से जोड़कर समझा जा सकता है, क्योंकि समाज की विकृतियों का संदर्भ लाने से मनुष्यता की हानि होती है, यथा अपराध और दंड। शीर्षक उपन्यास में दोस्तोयेव्स्की मानव हत्या का प्रश्न प्रस्तुत करते हुए बतलाते हैं कि तथाकथित निरर्थक अथवा समाज के लिए हानिकारक और अमानवीय जिंदगी जीने वाले व्यक्ति में भी मनुष्यता होती है। कारण यह है कि मनुष्य आत्मा की आंतरिकता को पहचाना और उसे गरिमामय रूप देकर प्रतिष्ठित किया। साथ ही साथ उन्होंने अपने ढंग से उन सभी विचारों का जवाब दिया जो सभी रूसी मध्य वर्ग को नए संदर्भ में परेशान करते थे। दोस्तोयेव्स्की मानव चरित्र को उपन्यास का सर्वोत्तम विषय मानते थे। समाज और संस्कृति के लिए यह आवश्यक है। उन्होंने मनुष्य और उसकी आत्मा की आंतरिकता को पहचान कर उसे गरिमामय रूप प्रदान किया। यह दोस्तोयेव्स्की की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। उसके बाद तालस्ताय के उपन्यास। रूसी उपन्यास साहित्य के परिदृश्य में दोस्तोयेव्स्की के बाद तालस्ताय आते हैं। तालस्ताय भी तुर्गेनेव और दोस्तोयेव्स्की की तरह अपने समय की चिंताओं से विचलित थे। वे ठोस सामाजिक सरोकार को अपनी रचना में पूरा महत्व देते हैं और उसकी नए परिप्रेक्ष्य में जांच करते हैं। ध्यान देने की बात है कि दोस्तोयेव्स्की ने जिस सवाल को रहस्य का रूप देकर प्रस्तुत किया, तालस्ताय ने उसे समाज के सामान्य व्यक्ति के श्रम से जोड़कर देखा। तुर्गेनेव उच्च शिक्षित वर्ग से आते थे और दोस्तोयेव्स्की मध्य वर्ग से, लेकिन तालस्ताय का संबंध इन दोनों लेखकों के विपरीत भूस्वामी वर्ग तथा जारशाही तंत्र से था।
इन सब के बावजूद वे रहस्य पर चोट करते हैं और सांस्कृतिक प्रश्न को धार्मिकता से निकालकर पूरी तरह सामाजिक बनाते हैं। तालस्ताय में विचार तत्व तुर्गेनेव और दोस्तोयेव्स्की की निस्वत अधिक ही नहीं गुणात्मक रूप से भी भिन्न है। दूसरे शब्दों में तालस्ताय में विचार तत्व उन दोनों उपन्यासकारों से अधिक और गुणात्मक रूप से भिन्न है। उनकी विशेषता यह है कि वहाँ हमें रूस की धरती, प्रकृति और किसान जीवन की सच्ची तस्वीरें देखने को मिलती है। उनके प्रसिद्ध उपन्यास युद्ध और शांति में एक प्रमुख पात्र को जब भी नगर जीवन के भीतर रहते हुए ऊब और नुरसता महसूस होती है तो वह कुछ महीनों के लिए गांव में जाकर रहता है। ग्रामीण जीवन की उनकी दृष्टि बहुत ही गहरी समझ पर आधारित है। 19वीं सदी के अंतिम दशकों में शांति जैसे महत्वपूर्ण विषय पर लिखने के लिए तालस्ताय को इस ग्रामीण किसान के दृष्टिकोण से बहुत सहायता मिली। उसी के बल पर तालस्ताय देख पाए कि रूसी मानस को स्थायित्व, स्वाभाविकता और मनुष्य जीवन के भीतर निरंतर बहने वाली कविता की जरूरत है। तालस्ताय कॉमेडी के साथ साथ त्रासदी के भी अद्भुत चितेरे हैं। वास्तव में परिवर्तन को पकड़ने का यह तालस्ताय का अपना तरीका है, जो एक और यथार्थवादी फ्रांसीसी उपन्यास से अलग है और दूसरी और रूस के पूर्ववर्ती समाज धर्मी उपन्यास से। लुकाच इसी नए यथार्थवादी रूप को रेखांकित करती हैं। इस तरह तालस्ताय ने उपन्यास रचना के लिए अपना अलग अलग रास्ता बनाया, जिसे गोर्की ने आगे बढ़ाते हुए विकसित किया। नेक्स्ट, मैक्सिम गोर्की और समाजवादी यथार्थवाद। मैक्सिम गोर्की ने तालस्ताय के यथार्थवाद को आगे बढ़ाया और इस यथार्थवाद को समृद्ध किया। उपन्यास आलोचना में उन्हें समाजवादी यथार्थवाद का प्रयोक्ता बतलाया गया है। इस विश्लेषण के पीछे जो समझ काम करती है उसका संबंध वर्ग विचारधारा से है। गोर्की ने अपनी रचना में स्पष्ट रूप से समाजवादी विचारधारा को अपनाया। गोर्की की संवेदना को परखने पर पता चलता है कि वहाँ श्रमिक वर्ग का दमदार और प्रेरणादायी रूप मौजूद है। गोर्की श्रमिक वर्ग को ऐतिहासिक भूमिका से परिचित है और मानते हैं कि मानवता का भविष्य केवल श्रमिक वर्ग के नेतृत्व में सुरक्षित है। उनके प्रसिद्ध उपन्यास माँ में पाठक का रूसी चरित्र की इसी दृढ़ता से सामना होता है। इस उपन्यास में यह पाकर आश्चर्य होता है कि जहाँ कहीं भी नायक अपनी मध्यवर्गीय संवेदनशीलता के चलते अनेक बार हतोत्साहित होता है या उलझन में फंसकर निराशा या परेशान होता है, वहाँ उसकी अशिक्षित माँ उसे समर्थन देकर थामती है। उपन्यास की संरचना में यह पात्र रूसी दृढ़ता का प्रतीक बनता है। गोर्की अपने लेखक या परिप्रेक्ष्य को लेकर जरा भी संशयशील या अनिश्चित नहीं है। वे पाठक को समाजवादी भविष्य की मानवीय परिकल्पना के लिए तैयार करते हैं। रूसी कथा इस प्रक्रिया में तुर्गेनेव तथा तालस्ताय से शुरू होती है और गोर्की की समाजवादी परिकल्पना से पुष्ट होती हुई 20वीं सदी के मध्य सोलोखोव की रचनाशीलता से सार्थक रूप में जुड़ जाती है। इस तरह रूसी उपन्यास अपनी पूर्णता को प्राप्त होता है। हिंदी उपन्यास परंपरा में प्रेमचंद के महत्व का उल्लेख कीजिए। उत्तर, प्रेमचंद के उपन्यास। उपन्यास के क्षेत्र में प्रेमचंद का आगमन एक महत्वपूर्ण घटना है। उन्होंने आरंभ से ही नवजागरण को अपने उपन्यासों का आधार बनाया। नवजागरण की तदयुगीन चेतना उनके उपन्यासों में ठोस आकार ग्रहण कर पाई है। उनके उपन्यासों में बहुसंख्यक उत्पीड़ित और शोषित जनता की तमाम आशाओं आकांक्षाओं को वाणी मिली है। उपन्यास अपने वास्तविक विशेषताओं के साथ प्रेमचंद की कलम से निकला है। उनके यहाँ धार्मिक, सांप्रदायिक, सांस्कृतिक विकृतियों का विरोध बड़े ही तर्कसंगत ढंग से किया गया है। उन्होंने मध्यकालीन सामंती चेतना और व्यक्ति सामाजिक स्वतंत्रता में बाधक तत्वों का खुलकर विरोध किया और उसे गलत ठहराया। भारतीय समाज सदियों से पंडे पुरोहितों के कर्मकांडों, अंधविश्वासों तथा जालों से पीड़ित रहा है। ब्राह्मणवाद तमाम भारतीय विकृतियों का जनक रहा है। प्रेमचंद ने इन सब पर गहरी चोट की है। उन्हें अनेक बार ब्राह्मणों द्वारा मारने की धमकी दी गई थी।
ऐसे ही पुरातन पंथी ज्योति प्रकाश निर्मल भी थे, जिनको उत्तर देते हुए उन्होंने लिखा था, निर्मल की शिकायत है कि हमने अपनी 3/4 कहानियों में ब्राह्मणों को काले रंग में चित्रित कर अपनी संकीर्णता का परिचय दिया है, जो हमारी रचनाओं पर अमिट कलंक है। हम कहते हैं कि अगर हम में इतनी शक्ति होती तो हम अपना सारा जीवन हिंदू जाति को पुरोहितों, पुजारियों, पंडों और धर्मजीवी कीटाणुओं से मुक्त कराने में अर्पण कर देते। हिंदू जगत का सबसे घृणित कोढ़, सबसे लज्जाजनक कलंक यही टकेपंथी दल हैं, जो एक विशाल जोंक की तरह उसका खून चूस रहा है और हमारी राष्ट्रीयता के विकास में सबसे बड़ी बाधा है। प्रेमचंद ने अपने सेवा सदन, रंगभूमि, गोदान आदि में इस प्रवृत्ति का विरोध किया है। ध्यातव्य है कि वेद, पुराण और शास्त्रों के नाम पर इस समुदाय द्वारा समाज की तमाम सारी विकृतियों का पालन पोषण होता है। कभी ईश्वर के नाम पर तो कभी धर्म के नाम पर यह समुदाय वर्ण व्यवस्था, जाति पांति, छुआछूत आदि अनेक विकृतियों को बनाए रखता है और इस तरह सामंतवादी चेतना के विरोध का मार्ग अवरुद्ध करता है। इतना ही नहीं है, शक्तियाँ राष्ट्रीय चेतना के विकास में भी बाधक रही हैं। प्रेमचंद ने अंधविश्वासों, छुआछूत और धार्मिक पखंडों का भी विरोध किया और इन बुराइयों का चित्रण वरदान, प्रेमाश्रम व कर्मभूमि में किया। गोदान और कर्मभूमि में होरी, गोबर व पयाग गुदंड के मध्य होने वाली वार्ता से पूर्वजन और कर्मफल पर कटाक्ष किया गया है। इस तरह प्रेमचंद पात्रों के माध्यम से नई पीढ़ी के विवेकवान होने और पुरानी मान्यताओं का खंडन करवाते हैं। प्रेमचंद अपने उपन्यासों में विभिन्न सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक समस्याओं को उठाते हैं और पाठक के विवेक को झकझोरते हैं। उनका हर एक उपन्यास किसी न किसी समस्या को उठाता है। उन्होंने सेवा सदन और निर्मला में नारी जीवन, विवाह संस्था और दहेज प्रथा की विसंगतियों को उठाया है। सेवा सदन की सुमन वेश्या जीवन के समस्त अंतर्विरोधों को उजागर करती है। इसमें दहेज की समस्या का भी चित्रण किया गया है। निर्मला दहेज और अनमेल विवाह की विकृति का नमूना है। वरदान और प्रतिज्ञा में मध्यवर्गीय नारी की विधवा समस्या को व्यापक फलक पर उठाया गया है। प्रतिज्ञा का आरंभ ही एक प्रतिज्ञा से होता है, वह किसी विधवा से ही शादी करेगा। स्वयं प्रेमचंद ने बाल विधवा से विवाह किया था। ध्यातव्य है कि शिवरानी देवी, जो उनकी पत्नी थी, एक बाल विधवा रह चुकी थी। वरदान में मध्यवर्गीय विधवा नारी के रूप में भ्रुज रानी की अत्यंत मार्मिक स्थिति का चित्रण किया है। उन्होंने न केवल समस्याओं का चित्रण किया है, बल्कि समस्याओं से मुक्ति का रास्ता भी दिखाया है। नारी मुक्ति आंदोलन को राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन से जोड़ा है। विधवाओं को विधवाश्रम या सेवाश्रम से आगे बढ़कर देश की कर्मभूमि में प्रवेश कराया है। वस्तुतः प्रेमचंद ने इसी राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन से जोड़कर एक व्यापक फलक प्रदान किया है। सांप्रदायिकता भारत की एक व्यापक समस्या है जो सदियों से बनी रही है। प्रेमचंद ने हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता, उनकी एकता और फूट डालने वाले तत्वों का भी चित्रण किया है। कायाकल्प में यशोदानंद और चक्रधर के माध्यम से हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक सद्भावना व्यक्त हुई है। चक्रधर के प्रयास के मुस्लिम गायक की कुर्बानी देना बंद कर देते हैं। चक्रधर कहता है, बुरे हिंदू से अच्छा मुसलमान उतना ही अच्छा है जितना बुरे मुसलमान से अच्छा हिंदू। संसार का भावी धर्म सत्य, न्याय और प्रेम के आधार पर बनेगा। सेवा सदन में शहर की म्यूनसिपालिटी के माध्यम से हिंदू मुस्लिम एकता की झांकी प्रस्तुत की है। उन्होंने हिंदू मुसलमानों की धर्मांधता को तो चित्रित किया ही है, अंग्रेजों की भेदक दृष्टि को भी खोला है। प्रेमचंद अंग्रेजों की फूट डालो और शासन करो की नीति को अच्छी तरह जानती थी। उपयुक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि प्रेमचंद अत्यंत विवेकशील और तर्कसंगत ढंग से नवजागरण की चेतना का प्रतिनिधित्व करते हैं। हिंदी के आरंभिक उपन्यासकार पुनरुत्थानवादी सिद्ध होते हैं, जबकि प्रेमचंद नवजागरणवादी हैं। प्रेमचंद के यहाँ नवजागरण की स्वस्थ चेतना का प्रतिबिंबन हुआ है। उन्होंने विभिन्न सुधार आंदोलनों द्वारा उठाए गए सुधार मुद्दों को अपने विवेक से ग्रहण कर समसामयिक जीवन की जांच पड़ताल कर अपने उपन्यासों में प्रयोग किया है और उसे प्रगतिशील दृष्टिकोण से संपन्न बनाया है। अतः प्रेमचंद के यहाँ नवजागरण की भावना और राष्ट्रीयता की भावना। उपन्यास के वर्गीकरण के विविध आधारों पर विस्तार से चर्चा कीजिए। उत्तर,
उपन्यासों के वर्गीकरण के विविध आधार हो सकते हैं: उद्देश्य, कथावस्तु, चरित्र, शैली और जीवन दृष्टि। इसके अतिरिक्त और भी हो सकते हैं, पर हम यहाँ प्रमुख आधारों की संक्षिप्त चर्चा करेंगे। वर्गीकरण से उपन्यासों की प्रकृति, प्रकार, स्वरूप, उद्देश्य, दृष्टि आदि विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश भी पड़ता है। इसीलिए हम यहाँ उपन्यासों के वर्गीकरण के विविध आधारों की विस्तृत चर्चा प्रस्तुत कर रहे हैं। उपन्यास की रचना बिना किसी उद्देश्य के नहीं की जाती। कोई भी उपन्यासकार जब कोई रचना लिखता है तो सर्वप्रथम उस रचना का उद्देश्य उसके सामने प्रकट होता है। वह उससे प्रेरित होकर ही उपन्यास की रचना करता है। उपन्यास लिखने के 4 उद्देश्य देखे जाते हैं: राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक। इस प्रकार रचना के उद्देश्य के आधार पर उपन्यास के 4 प्रकार हो जाते हैं, जैसे उखड़े हुए लोग, महाभोज आदि राजनीतिक उपन्यास है। सेवा सदन, निर्मिला, आपका बंटी, नदी के द्वीप आदि उपन्यास सामाजिक उपन्यास हैं। कब तक पुकारूं सांस्कृतिक उद्देश्य से प्रेरित उपन्यास है। नौकर की कमीज, दीवार में एक खिड़की रहती थी आदि उपन्यास साहित्यिक उपन्यास के उदाहरण है। कथावस्तु। उपन्यास का वर्गीकरण कथावस्तु के स्वरूप के आधार पर भी हो सकता है। प्रत्येक उपन्यास में कथावस्तु अवश्य होती है। प्रत्येक उपन्यास में कथावस्तु अलग अलग होती है। आरंभिक उपन्यासों में कथावस्तु के नाम पर घटनाओं का बाहुल्य रहता था, लेकिन अब कथावस्तु अधिक सूक्ष्म होती है। श्रेष्ठ उपन्यास वही होता है जिसकी कथावस्तु का वर्णन करना कठिन हो। यही कारण है कि अब कथावस्तु में बल घटनाओं पर नहीं, बल्कि उन स्थितियों, मनोभावों, आंतरिक द्वंद्वों और संघर्षों पर रहता है जिसकी परिणति किसी घटना में निकल सकती है। कथावस्तु अनेक तरह की हो सकती है, जैसे सामाजिक, आंचलिक, ऐतिहासिक, मनोवैज्ञानिक, घटना प्रधान और विज्ञान परक। घटना प्रधान कथावस्तु वाले प्रमुख उपन्यास हैं चंद्रकांता, चंद्रकांता संतति, भूतनाथ आदि। अंधेरे, बंद कमरे, तमस, भाग्यवती, महाभोज, निर्मला, गोदान आदि उपन्यास सामाजिक कथावस्तु प्रधान उपन्यासों के उदाहरण है। आंचलिक कथावस्तु प्रधान उपन्यासों में देहाती दुनिया, मेला आंचल, बूंद और समुद्र, कब तक पुकारूं, जिंदगी नामा, धरती धन्ना अपना आदि प्रमुख हैं। ऐतिहासिक कथावस्तु प्रधान उपन्यास में कपाल कुंडला, देहाती दुनिया, आनंद मठ, झांसी की रानी। फ्रेंड्स, यहाँ पे झांसी की रानी का थोड़ा मिस्टेक हो गया है, खांसी की रानी, तो प्लीज़ आप इसको थोड़ा इग्नोर कीजिए। ये मतलब टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गया है, ठीक है। उसके बाद बाणभट्ट की आत्मकथा, चित्रलेखा आदि। परख, सुनीता, त्यागपत्र आदि उपन्यास मनोवैज्ञानिक कथावस्तु प्रधान उपन्यास हैं। 1984 विज्ञान कथापरक उपन्यास होते हैं। पात्र समाज के किसी भी वर्ग से संबंधित हो सकते हैं, स्त्री पुरुष, अमीर गरीब, शिक्षित अशिक्षित, सवर्ण दलित आदि। कथावस्तु के आधार पर पात्रों का चयन किया जाता है। रंगभूमि का नायक अंधा भिखारी है, उसका बचपन का केंद्रीय पात्र छोटा बच्चा है। निर्मला की नायिका निर्मला घरेलू स्त्री है। चरित्रों के आधार पर उपन्यास के निम्नलिखित प्रकार हो सकते हैं: सामाजिक, व्यक्तिक, प्रातिनिधिक, प्रतीकात्मक और मिथकीय। गोदान, निर्मला, रंगभूमि, बाणभट्ट की आत्मकथा सामाजिक चरित्र प्रधान उपन्यासों के उदाहरण हैं। साथ ही होरी, सूरदास और बाणभट्ट सामाजिक चरित्र हैं। शेखर, एक जीवनी, सुनीता, नदी के द्वीप, वे दिन, अंधेरे, बंद कमरे दूसरी बार व्यक्तिक चरित्र प्रधान उपन्यास हैं। और शेखर, सुनीता, सुमन ये सब व्यक्तिक चरित्र हैं।
बाबा बटेश्वर नाथ, मेला आंचल अपने अपने अजनबी रंगभूमि प्रतीकात्मक चरित्र प्रधान उपन्यास हैं और बाबा बटेश्वर नाथ, मीरीगंज अंचल, सूरदास आदि प्रतीकात्मक चरित्र हैं। मिथक या चरित्र प्रधान उपन्यासों में अपने अपने राम, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा आदि प्रमुख हैं और राम आदि पात्र मिथकीय चरित्र हैं। शैली। उपन्यासों का वर्गीकरण शैली के आधार पर भी किया जा सकता है। उपन्यास लिखने की कोई एक शैली नहीं है, बल्कि अनेक हैं। आज भी सर्वाधिक जीवंत और ऊर्जावान लेखन उपन्यास में ही हो रहा है और उपन्यास में निरंतर नवीन शैलियों का प्रयोग हो रहा है। हिंदी में कुछ महत्वपूर्ण शैलियाँ इस प्रकार हैं: वर्णनात्मक, आत्मकथात्मक, जीवनीपरक, रूपक प्रधान, यात्रा वृत्तांत, डायरी आदि। गोदान, झूठा सच आदि उपन्यास वर्णनात्मक शैली में लिखे गए हैं। राग दरबारी, रानी नागफनी की कहानी आदि उपन्यास व्यंग्यात्मक शैली प्रधान उपन्यासों के उदाहरण हैं। आत्मकथात्मक शैली प्रधान उपन्यास हैं बाणभट्ट की आत्मकथा। और जीवनीपरक शैली प्रधान उपन्यासों में शेखर एक जीवनी सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। रूपक प्रधान शैली में महाभोज, गोरा, प्लेग, युद्ध और शांति ये सब उपन्यासों में मिलते हैं। जीवन दृष्टि। जीवन दृष्टि के आधार पर भी उपन्यासों का वर्गीकरण किया जा सकता है। किसी भी उपन्यास पर उपन्यासकार की जीवन दृष्टि का गहरा प्रभाव होता है। जीवन दृष्टि के साथ साथ उपन्यासकार की कला दृष्टि भी महत्वपूर्ण होती है। जीवन दृष्टि से तात्पर्य लेखक की वैचारिक दृष्टि से है। उपन्यास के आरंभ से अब तक अनेक दृष्टियों का प्रयोग उपन्यास में देखने को मिलता है। प्रमुख दृष्टियों में भाववादी आदर्शवादी दृष्टि, यथार्थवादी दृष्टि, आधुनिकता और अंतर आधुनिकतावादी दृष्टि आदि हैं। गोदान भाववादी आदर्शवादी दृष्टि प्रधान उपन्यास है। गोदान, झूठा सच, पार्टी कॉमरेड, दादा कॉमरेड आदि उपन्यास यथार्थवादी दृष्टि संपन्न उपन्यास हैं। आपका बंटी, गुनाहों का देवता, वे दिन, खिलेगा तो देखेंगे, नौकर की कमीज, ऐसी नगरिया में यही विधि रहना आदि उपन्यास आधुनिकतावादी और उत्तर आधुनिकतावादी दृष्टि संपन्न उपन्यास हैं। इस प्रकार उपन्यासों का वर्गीकरण अनेक दृष्टियों से किया जा सकता है। उनके आधार भिन्न भिन्न हो सकते हैं। प्रश्न 6। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के ग्रामीण जीवन के यथार्थ पर लिखे गए उपन्यासों का परिचय देते हुए उनकी विशेषताएं बताइए। उत्तर: ग्रामीण जीवन का यथार्थ। भारतीय उपन्यासों में ग्रामीण जीवन भी अपनी पूरी संश्लिष्टता में उपस्थित हुआ है। लगभग सभी भारतीय भाषाओं के उपन्यासों में ठेठ ग्रामीण विरासत और संस्कृति का चित्रण हुआ है। आंचलिक उपन्यासों में तो भारतीय संस्कृति और लोक जीवन के बहुरंगी चित्र अपनी संपूर्ण विशिष्टताओं और समस्याओं के साथ उपस्थित हो गया है। उपन्यास पर विचार करते हुए रैल्फ फॉक्स ने कहा है, उपन्यास हमारी सभ्यता की महान लोक कला है। वस्तुतः ग्रामीण जीवन के चित्र उकेरने वाले भारतीय उपन्यास इस दृष्टि से खरे उतरते हैं। भारतीय ग्रामीण जीवन सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक दृष्टि से जूझ रहा है। सामंतवाद के टूटने और पूंजीवाद के स्थापित होने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति सर्वाधिक प्रभावित हुई है। आज़ादी के बाद भी गांव जस के तस है। इस दृष्टि से पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत के गांवों को देखा जा सकता है। वहां आज भी पक्की सड़क, बिजली और पीने का पानी मुहैया नहीं कराया गया है। मिट्टी तेल के दिए आज भी गांवों को रोशन करती हैं। भारतीय उपन्यासकारों ने इन सभी पक्षों का रूबरू चित्रण किया है। असमिया में ग्रामीण जीवन के यथार्थ को अभिव्यक्त करने वाले अनेक उपन्यास प्रकाशित हुए हैं। बिरंची कुमार बरुआ, कृष्ण प्रसाद बरठाकुर, गोविंद महंत, पनकांत मंगे आदि असमिया के प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। बिरंची कुमार बरुआ के सेवजी पातर कहानी में असमी ग्रामीण जीवन के माध्यम से असम के चाय बागानों में मालिकों द्वारा मजदूरों के शोषण और अत्याचार का यथार्थ चित्रण किया गया है। कृष्ण प्रसाद व ठाकुर के उपन्यासों लुइतर पसी दुनिया, धोराली नदी और लुइतर पारे में ब्रह्मपुत्र के आसपास के जीवन की सांस्कृतिक झांकी मिलती है। गोविंद महंत के कृष्ण रुसकर नहीं,
पनकांथ गंगे के सोनार नांगल आदि में कृषक जीवन और ग्रामीण संस्कृति का चित्रण किया गया है। ओडिया ओडिया के उपन्यासकारों में गोपीनाथ मोहंती, नित्यानंद महापात्र, गणेश्वर मिश्र, ब्रजमोहन आदि उल्लेखनीय हैं। गोपीनाथ मोहंती के माटी मटाल में ओडिशा के ग्रामीण जीवन के यथार्थ का मार्मिक चित्रण किया गया है। नित्यानंद महापात्र के मूड़ माटी और गंगाहार में ग्रामीण जीवन का सशक्त चित्रण किया गया है। इसमें ओडिशा के गांव में गरीबी की मार से त्रस्त किसान, जातिगत वैषम्य, अत्याचार और शोषण के साथ साथ इस अत्याचार और शोषण के खिलाफ आवाज़ भी उठाई गई है। गणेश्वर मिश्र के खमारी में संबलपुर जिले का और सामुद्रिक में मछुआरों का जीवन चित्रित है। ब्रजमोहन ने सापुआ में और देवराज लेंका ने धूर आकाशरर पृथ्वी में सपेरों की जिंदगी से परिचय कराया है। हरिहर वाहिनी पति ने पुनर्जन्म में गाड़ीवानों के जीवन की कथा कही है। इस तरह ओडिया उपन्यासों में विभिन्न प्रकार के ग्रामीण यथार्थ का अंकन हुआ है। पंजाबी में भी ग्रामीण जीवन का यथार्थ अभिव्यक्त हुआ है। इसके प्रमुख उपन्यासकार हैं सुरेंद्र सिंह निरूला, जसवंत सिंह कंबल, बलवंत सिंह। इन उपन्यासकारों ने जमीन को अपना मुद्दा बनाया और जमीन के लिए किसानों के संघर्षों का समर्थन किया। सुरेंद्र सिंह निरूला ने लोक दुश्मन में पेप्सू में हुए गुजारा आंदोलन का चित्रण किया है। इससे किसान जमींदार संघर्ष का चित्रण हुआ है, लेकिन अंत में किसानों की जीत होती है। जसवंत सिंह कंबल ने सचनु फांसी में गांव में होने वाली लड़ाइयों और आपसी वैमनस्य का चित्रण किया है। इन्होंने हमेशा किसानों का पक्ष लिया है और दलित मजदूरों का स्वर उठाया है। बलवंत सिंह ने चक पीरे का जस्सा और काले कोस में जमीन के कारण भाई भाई के बीच पनपे आपसी मतभेद और मारपीट का उल्लेख किया है। बंगला उपन्यासकारों ने भी बदलते ग्रामीण जीवन, किसानों की व्यथा कथा और ग्रामीण संस्कृति का चित्रण किया है। बंगला के प्रसिद्ध उपन्यासकारों में विभूति भूषण, ताराशंकर बंदोपाध्याय, महाश्वेता देवी आदि उल्लेखनीय हैं। विभूति भूषण ने इच्छामती में किसानों पर नीलकोठी के अत्याचार का वर्णन किया है। ताराशंकर बंदोपाध्याय ने अपने उपन्यासों में भारत की आत्मा को तलाशते रहे हैं। हासुली बांकेर उपकथा में पूरे अंचल को उसके समस्त अभावों और सांस्कृतिक विरासत व समृद्धि के साथ प्रस्तुत किया है। उन्होंने नागिनी कन्यार कहानी में सपेरों की जिंदगी को उसके असली रूप में प्रस्तुत कर दिया है। महाश्वेता देवी ने अग्निगर्भा में किसानों का जीवन संघर्ष चित्रित किया है। कुल मिलाकर बंगला उपन्यासों में भारत का ग्रामीण जीवन अपने यथार्थ रूप में उभर कर सामने आया है। मराठी में भी ग्रामीण जीवन का लोक चित्रण देखने को मिलता है। मराठी उपन्यासकारों में वेंकटेश माडगुलकर, अनंत यादव आदि उल्लेखनीय हैं। वेंकटेश माडगुलकर के बनगरवाड़ी में गडरियों का जीवन और उनके आसपास के परिवेश का चित्रण किया गया है। आनंद यादव के गोतावला में ग्रामीण संस्कृति पर शहरी संस्कृति के आक्रमण का मार्मिक अंकन किया गया है। इस उपन्यास का नया एक साधारण खेत मजदूर है। तमिल भाषा के उपन्यासों में भी ग्रामीण जीवन के यथार्थ का अंकन किया गया है। तमिल के प्रमुख उपन्यासकारों में जी जानकीरामन, राजन कृष्णन, शंकराराय का नाम लिया जा सकता है। नागम्माल में एक विधवा को अपनी पैतृक जमीन की रक्षा के लिए संघर्षरत दिखाया गया है। इन्होंने सामंती युग के ह्रास और उनके दुख दर्द का दुर्लभ चित्रण किया है। अन्य रचनाकारों ने तमिल प्रदेश के बदलते ग्रामीण परिवेश और जीवन का चित्रण किया है। मलयालम भाषा में भी ग्रामीण परिवेश और जनजीवन का चित्रण किया है। मलयाली उपन्यासकारों में तक्षी शिवशंकर पिल्ले प्रमुख हैं। पिल्ले ने जमीन में समुद्र के किनारे बसे मछुआरों की जिंदगी का जीवंत चित्रण किया है। कयर में भी उन्होंने एक प्रदेश विशेष की संस्कृति का चित्रण किया है। हिंदी के उपन्यासकारों ने भी ग्रामीण जीवन और परिवेश का चित्रण किया है। ऐसे उपन्यासकारों में फणीश्वर नाथ रेणु सर्वप्रमुख हैं।
फणीश्वर नाथ रेणु ने गांव के पिछड़ेपन और उसकी मानसिकता को देश में हो रही उथल पुथल से जोड़कर देखा है और उसे बृहद फलक प्रदान किया है। उनका मेला आंचल इस दृष्टि से एक महान उपन्यास है। प्रश्न 7, उपन्यास में यथार्थ की अभिव्यक्ति के विविध रूपों को व्याख्यायित कीजिए। उत्तर, हिंदी उपन्यास कम समय में ही अपनी वास्तविक जमीन को पहचानने में समर्थ हो चुका था। प्रेमचंद प्रथम पुरोधा बने जिन्होंने इसे पहचान कर महानतम ऊंचाई प्रदान किया। इन्होंने यथार्थ के अनेक अध्यायों की शुरुआत की। उद्देश्यपरकता, सामाजिकता उनके उपन्यासों के मुख्य बिंदु हैं। स्त्री चेतना के लिए गवन और सेवा सदन जाना जाता है। रंगभूमि देश की स्वतंत्रता संग्राम के यथार्थ को चित्रित करता है। गोदान किसान जीवन को अपनी विशिष्टता में चित्रित करता है। वह भारतीय किसान जीवन का महाकाव्य है। जयशंकर प्रसाद कंकाल लिखकर सामाजिक यथार्थ का चित्रण करते हैं। सामाजिक यथार्थ को प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, नागार्जुन, यशपाल, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर, मंडू भंडारी आदि ने महान ऊंचाई प्रदान की है। बाबा बटेश्वर नाथ, बलचनामा, नई पौधा, झूठा सच, आपका बंटी, महाभोज इस कोटि के उपन्यास हैं। मनोवैज्ञानिक उपन्यासकारों की श्रेणी में जैनेन्द्र कुमार, ईराचंद्र जोशी, अज्ञेय आदि का नाम सर्वोपरि है। परख, सुनीता, त्यागपत्र, सन्यासी, शेखर, एक जीवनी, नदी के द्वीप महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। फ्रायड और युग का मनोविश्लेषण इन उपन्यासकारों का उपजीव्य रहा है। इन उपन्यासों में मन के विभिन्न परतें खुलते हैं। व्यक्ति अपने में केंद्रित हो जाता है। उसका व्यक्तित्व उसकी अपनी धारणा पर बनता बिगड़ता है। आंचलिक यथार्थ का चित्रण आंचलिक उपन्यासों का उपजीव्य रहा है। इस बात की स्थापना रेणुकृत मेला आंचल के प्रकाशन में माना जाता है। लेकिन आंचलिक उपन्यासों की शुरुआत शिव पूजन सहायक कृत देहाती दुनिया से समझना चाहिए। बाबा बटेश्वर नाथ, कब तक पुकारूं, राग दरबारी, आधा गांव, काला जल इस वर्ग के महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। इनमें अंचल को नायक बनाकर उसके पूरे अस्तित्व को संश्लिष्टता में चित्रित किया गया है। नाटकीय यथार्थ भी यथार्थ की अभिव्यक्ति का एक माध्यम है। सुरेंद्र वर्मा कृत मुझे चांद चाहिए इस कोटि का महत्वपूर्ण उपन्यास है। इधर दलित स्त्री व मजदूर जीवन के यथार्थ को चित्रित करने की एक भरपूर कोशिश जारी है। जयनंदन ने ऐसी नगरिया में केही विधि रहना, ओम प्रकाश वाल्मीकि ने जूठन लिखकर दलित जीवन के यथार्थ को जनता तक पहुंचाया है। स्त्री लेखिकाओं ने स्त्री की समस्याओं और स्थितियों को बखूबी चित्रित किया है। अलमा कबूतरी, चाक, शेष कादम्बरी की रचना कर सच को सामने रखा है। मजदूर जीवन के यथार्थ को संजीव जगदीश चंद्र, भैरव प्रकाश गुप्त, जयनंदन, चित्रा मृगुदल ने बाणी दी है। सती मैया का चोरा, नरक कुंड में बास, धार, सावधान नीचे आग है, आवा इस दृष्टि से महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। हाशिए के लोगों को लेकर भी अनेक उपन्यास आ गए हैं, जैसे जहाँ वास फूलते हैं, काला पादरी, जहाँ जंगल शुरू होता है। इनमें हाशिए के लोगों को बाणी दी गई है। धार्मिक और सांप्रदायिक यथार्थ को लेकर भी अनेक उपन्यास लिखे गए हैं, जैसे तमस, झूठा सच, हमारा शहर, उस बरस आदि। अब यथार्थ के विविध पहलुओं के बाद उसके शिल्प को ध्यान में रखना समीचीन लगता है। यथार्थ एक हरा, सरल, सपाट, बहुपक्षीय, संश्लिष्ट टुकड़ों में आदि किसी भी तरह का हो सकता है। यह लेखक की अपनी कथा शिल्प पर निर्भर करता है। टुकड़ों में विभक्त यथार्थ को झूठा सच और हमारे शहर उस बरस में देखा जा सकता है। बहुपक्षीय यथार्थ को मेला आंचल में देखा जा सकता है। इस प्रकार यथार्थ की अभिव्यक्ति लेखक की अपनी सोच व दृष्टिकोण के साथ साथ शिल्प शैली पर निर्भर करता। प्रश्न 8, हिंदी उपन्यास में किसान चेतना और स्त्री चेतना के क्रमिक विकास की चर्चा कीजिए।
उत्तर, उपन्यास में किसान चेतना। हिंदी या भारतीय उपन्यास में किसान चेतना की अभिव्यक्ति एक प्रमुख घटना है। इस दृष्टि से उपन्यास किसान जीवन की महागाथा है। यह सिद्ध होता है प्रेमचंद के गोदान से, बल्कि इससे पूर्व प्रेमाश्रम, गुजराती के पन्नालाल पटेल, बंगला के ताराशंकर बंदोपाध्याय, विभूति भूषण बंदोपाध्याय, मानिक बंदोपाध्याय के उपन्यासों व ओडिया के फकीर मोहन सेनापति कृत 6 बीघा जमीन से इन उपन्यासों में किसान जीवन की त्रासदी का मार्मिक चित्रण हुआ है। अतः भारतीय उपन्यास में किसान जीवन की महागाथा 19वीं सदी से ही मिलने लगती है। हिंदी में किसान जीवन का चित्रण 20वीं सदी के तीसरे दशक से आरंभ हुआ है। प्रेमचंद इस क्षेत्र के प्रथम उपन्यासकार ठहरते हैं। उन्होंने न केवल मध्य वर्ग को उपन्यासों का विषय बनाया, बल्कि उसके अंतर विरोधों पर भी लिखा। कर्मभूमि के अमरकांत के माध्यम से मध्य वर्ग की तमाम कमजोरियां दिखाई, लेकिन किसान जीवन को जितनी ऊंचाई दी शायद और किसी को नहीं। दूसरे शब्दों में उन्होंने किसान जीवन को सार्थक अभिव्यक्ति प्रदान की है। उन्होंने किसान जीवन की महागाथा तो लिखी ही, उसकी त्रासदी भी लिखी। किसान जीवन की चेतना के स्वरूप को समझने के लिए हम गोदान को ले सकते हैं। गांव के लोग किसानी पर जीते मरते हैं, इसलिए ग्रामीण पृष्ठभूमि के उपन्यासों में किसान एक महत्वपूर्ण केंद्र बनकर आता है। होरी जैसा किसान विजय तो कभी प्राप्त करता नहीं, हाँ, उसकी अपराजिता अर्थात जीवटता सर्वोपरि महत्व की होती है। वह भारतीय किसान का प्रतिनिधि है। गाय की लालसा भी उसके किसान स्वभाव का ही गुण है। मर्जाद की चिंता किसान की चिंता है। इसके लिए शोषण चक्र में पीसकर भी वह जात, बिरादरी, घर परिवार, शादी ब्याह की चिंता से मुक्त नहीं होता। वह तमाम समझौते करता है, झूठ बोलता है और अंतिम समय तक वह जमीन के मोह से मुक्त नहीं होता। वह प्रकृति के उपहार पर मुग्ध होता है। बाग में बसंत के आगमन से वह भीतर तक खुशी से झूम उठता है। वस्तुतः यह जीवन लालसा ही किसान चेतना का पोषण देती है। इस दृष्टि से ही होरी अपराजय है। किसान का जीवन धीमी गति से चलता है, उसमें परिवर्तन कम, त्रासद सच्चाइयाँ ही साल दर साल चलती रहती हैं। होरी के जीवन में भी ये सच्चाइयाँ साथ नहीं छोड़ती। किसान चेतना होरी और धनिया के बिना पूर्ण नहीं हो सकती थी। प्रेमचंद ने इसे करीब से देखा था। ग्रामीण जीवन में किसान के साथ उसकी पत्नी साई के साथ रहती है। धनिया भी ऐसी ही है। औपनिवेशिक किसान की आत्मदया और पीड़ा तथा प्रकृति में जीवन का तत्व देखने वाली उसकी संघर्ष क्षमता दोनों मिलकर किसान चेतना का स्वरूप बनाते हैं। उपन्यास में स्त्री चेतना। किसान चेतना की तरह हिंदी उपन्यास में स्त्री चेतना के चित्रकार भी प्रेमचंद रहे हैं। उनके अनेक उपन्यासों में स्त्री अपनी प्रखर चेतना के साथ प्रस्तुत हुई है। गोदान, गवन, निर्मला, कर्मभूमि आदि की अनेक स्त्रियां इस चेतना से संपन्न हैं। गोदान में धनिया उत्पीड़न न सहने वाली स्त्री का प्रतीक है। वह सारे तंत्र, सरकारी पुर्जों या व्यवस्था का चीख कर विरोध करती है। भारतीय स्त्रियां आभूषण प्रिय होती हैं। गवन की जालपा भी इस ग्रंथि से ग्रसित है, पर अंततः वह उससे मुक्त होती है और पति रमानाथ को मुक्त करती है। इस उपन्यास का उत्तरार्ध स्त्री चेतना की जागरूकता का एक सफल उदाहरण है। जालपा की तरह जोहरा भी बंधनग्रस्त थी, पर ये दोनों सबसे पहले मुक्त होती हैं। खुद तो मुक्त होती ही हैं, पुरुषों को भी मुक्त करती हैं। अंग्रेजों के पक्ष में झूठी गवाही देने से रोकना उनका मकसद बन जाता है। इस तरह राष्ट्र प्रेम की चेतना उनका सहज बोधना बन जाती है। निर्मला अनमेल विवाह की कथा तो है ही, वह स्त्री की सघन और बड़ी त्रासदी की कथा भी है। निर्मला अबोधता में जिस ढांचे को बनाए रखती है, उसे खुद ही सजगता आने पर तोड़ देती है। यह स्त्री चेतना का क्रमिक उभार है, जो उपन्यास की अंतर्वस्तु और शिल्प को अर्थसंपन्न बनाती है। मुन्नी गोरों से बलात्कार का शिकार होती है, फिर वही उनकी हत्या करने में सफल होती है। यह व्यक्तिगत चारित्रिक परिवर्तन की मिसाल है। घटना उसे साहसी और निडर बनाती है। अन्य उपन्यासों में त्यागपत्र, सुनीता, मित्रों मरजानी, चाक आदि प्रमुख हैं, जिनमें स्त्री चेतना की अभिव्यक्ति हुई
है। इस तरह हिंदी उपन्यास में किसान चेतना और स्त्री चेतना का क्रमिक उभार देखा जा सकता है। हिंदी में प्रेमाश्रम से परती परिकथा फणीश्वर नाथ रेणु की और बेदखल कमलकांत त्रिपाठी की तक किसान चेतना का क्रमिक उभार व उसकी अभिव्यक्ति को देखा जा सकता है। दूसरी ओर सुनीता से शेष कादम्बरी तक के स्त्री चेतना के क्रमिक विकास को लक्ष्य किया जा सकता है। प्रश्न 9, प्रेमचंद के उपन्यासों में निहित राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन की अभिव्यक्ति के स्वरूप पर प्रकाश डालिए। प्रेमचंद के उपन्यासों में निहित राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का महत्वपूर्ण स्थान है। प्रेमचंद कांग्रेस और उसके डिक्टेटर मोहनदास करमचंद गांधी से प्रभावित थे। उन्होंने अपने उपन्यासों में राष्ट्रीय आंदोलन को मुख्य विषय बनाया है। इसके बावजूद उन्होंने अपनी निजी विशेषताओं को सुरक्षित रखा। वे कांग्रेस और गांधी के अंतर्विरोधों का शिकार नहीं हुए। उन्होंने कांग्रेस में नरम दल की समाज सुधार संबंधी मान्यताओं को स्वीकार करते हुए भी उसकी राष्ट्रीय स्वाधीनता संबंधी नीति का कभी समर्थन नहीं किया। वस्तुतः प्रेमचंद हिंदी पट्टी के सजग व सुलझे हुए साहित्यकार थे, जिन्होंने अपने स्वविवेक का प्रयोग समर्थन और आलोचना दोनों दृष्टियों से किया। उनकी मान्यता और चिंतन एक आधुनिक बुद्धिजीवी की है, जिसमें विश्व मानवता का स्वर विद्यमान है। प्रेमचंद की विशिष्टता है कि वे राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन में सक्रिय नेताओं के पद चिन्हों का आंख मूंद कर अनुसरण नहीं करते। वे विवेकवान साहित्यकार हैं और हर विषय तथ्यों घटनाओं का सही गलत की परीक्षा कर उसका प्रयोग करते हैं। उनका दृष्टिकोण पूर्णतः सुलझा हुआ था, इसीलिए वे राजनीतिक नेताओं से भिन्न ठहरते हैं। वे राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन को शोषित, उत्पीड़ित किसान मजदूर की व्यापक सामाजिक मुक्ति के साथ जोड़कर देखने के हिमायती थे। उन्होंने अनेक स्थानों पर देशी पूंजीपतियों की मिलीभगत से मध्यवर्गीय शिक्षित लोगों के नेतृत्व पर तीखा कटाक्ष किया है। गबन का देवी दिन खटिक बड़े बड़े देशभक्तों की कथनी और करनी पर व्यंग्य करता है। उनके घर में जाकर देखो, एक भी चीज़ देसी नहीं मिलेगी। अरे तुम क्या देश का उद्धार करोगे, पहले अपना उद्धार कर लो। वस्तुतः प्रेमचंद के मन मस्तिष्क में स्वाधीन भारत का एक स्वप्न था, जो इन रूपों में व्यक्त हुआ है। प्रेमचंद देश की किसान मजदूर जनता के कष्टों का निवारण चाहते थे। यह वर्ग सर्वाधिक शोषित पीड़ित था। वे जानते थे कि देश की स्वतंत्रता मिलने पर ही उनके कष्टों का अंत संभव है। इसीलिए उन्होंने किसान मजदूरों की मुक्ति के लिए ब्रिटिश सत्ता के अंत को अनिवार्य बताया। उन्होंने भारतीय जमींदारों, जागीरदारों और तमाम सामंतवादी तत्वों के विरुद्ध अपने कठोर संघर्ष का परिचय दिया है। ध्यातव्य है कि जमींदारों, जागीरदारों के निर्मम शोषण के विरुद्ध उभरे हुए किसान आंदोलन के रुख पर अंकुश लगाने के लिए कई बार गांधी को असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करना पड़ा था। अछूत समस्या भारतीय समाज की सर्वाधिक बड़ी समस्या है। इस भावना से देश की बहुसंख्यक जनता पंगु बन गई है। प्रेमचंद ने अपने अनेक उपन्यासों में इस समस्या को उठाया है। प्रेमचंद के पास विवेक संपन्न चेतना और उसकी योजना की कमी नहीं है। उन्होंने ग्रामीण जनता के उद्धार के उपायों तथा राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए व्यापक सुधार योजना की भी सृष्टि की है। धार्मिक, सामाजिक रूढ़ियों, अंधविश्वासों और अज्ञान पर आधारित मान्यताओं के विरुद्ध प्रेमचंद ने अपने उपन्यासों में एक व्यापक अभियान चलाया था। वे जानते थे कि प्रेत, झाड़ फूक, गोहत्या, तीर्थस्थान, दान, व्रत आदि अनेक मान्यताओं के पीछे जनता का अज्ञान ही मुख्य है। इसे बढ़ावा देने में कर्मकांड ब्राह्मण समुदाय का विशेष योगदान है। इससे मध्यकालीन मान्यताओं को पर्याप्त सहारा मिला है। यही कारण है कि सामंती मूल्य मानों की स्थिरता बनी हुई है। प्रेमचंद अपने उपन्यासों में इन सभी परतों की कलई खोलते हैं। स्पष्टतः प्रेमचंद ने राष्ट्रीय आंदोलन के लिए कांग्रेस द्वारा स्वीकृत सभी तरीकों को अपनी संग्रह, त्याग, बुद्धि से परख कर उसका उपयोग तो किया ही है, कुछ अन्य युक्तियों को भी सुझाया है। यह प्रेमचंद की महानता का अन्यतम पहलू है। प्रश्न 10,
फ्रांसीसी उपन्यासों की पृष्ठभूमि बताते हुए प्रारंभिक फ्रांसीसी उपन्यासों तथा उनकी विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। उत्तर, फ्रांसीसी उपन्यास। फ्रांस में उपन्यास का आरंभ 18वीं शताब्दी में हुआ। उस समय फ्रांस में काल्पनिक किस्सों और प्रेमाख्यानों का बोलबाला था। समाज के ज़्यादातर लोग अशिक्षित थे। कस्बों और नगरों में जो व्यक्ति अक्षर ज्ञान रखते थे, उनके परिवेश को लेकर चिंताएं कम थी। वे साहित्य को मनोरंजन की वस्तु मानते थे। ध्यान दें कि मनोरंजन के लिए रहस्य, उत्सुकता, आश्चर्य आदि का बाकी चीज़ों से अधिक महत्व होता है। प्रेमाख्यानों में कल्पना के प्रयोग की बहुत गुंजाइश रहती है। उन्हें पढ़कर जीवन की कठिनाइयों को नज़रअंदाज करना आसान होता है और पाठक अलग तरह के वातावरण का आनंद लाभ उठाता है। इन किस्सों के बावजूद साहित्य के अंतर्गत आने वाली नाटक विधा में तीखा व्यंग्य आने लगा था। यह व्यंग्य उन व्यक्तियों के क्रोध को सामने लाता था जो नैतिक नियमों के बखान और वास्तविक व्यवहार के बीच विद्यमान खाई को स्पष्ट देखते हैं। इस तरह किस्से कहानियों को दुनिया को गद्य लिखने से बाहर करके वास्तविक सवालों और दृष्टियों पर बल देने की जरूरत महसूस हुई। इन्हीं आवश्यकताओं ने वाल्तेयर जैसे उपन्यासकार की उपस्थिति को संभव बनाया। ध्यातव्य है कि जिस तरह मोलियर की तरह के नाटककारों का एक पूरा समूह सांस्कृतिक फलक पर उभरा था, उसी तरह वाल्तेयर सरीखे गद्यकारों, कथाकारों का भी एक समूह सामने आ रहा था। तात्पर्य यह कि सामाजिक विसंगतियों से प्रभावित होकर वाल्तेयर जैसे लेखक सामने आए। 18वीं शताब्दी में फ्रांस में सामाजिक परिस्थितियों इंग्लैंड से भी भिन्न थी। फ्रांस में वैचारिक परंपरा में सामाजिक प्रवृत्तियों का प्रतिबिंबन कम देखने को मिलता था, लेकिन तर्कशीलता का उभार हो रहा था। जैसे वाल्तेयर एक ही साथ कवि, नाटककार, इतिहासकार, दार्शनिक आदि थे। उनकी रचनाओं में समाज पर टिप्पणी के साथ साथ प्रश्नों का विश्लेषण और समाधान भी मिलता था। कांदिदी वाल्तेयर का प्रसिद्ध उपन्यास है। उनसे पूर्व मेरी मेडलिन एक प्रसिद्ध रचनाकार थीं। उन्होंने अनेक कृतियां लिखी, जिनमें 1678 में छापा उनका उपन्यास दी प्रिंसेस ऑफ क्लीव्स आज भी प्रसिद्ध है। इन उपन्यासकारों ने 19वीं सदी में एकाएक फ्रांसीसी उपन्यास को यूरोप की सर्वश्रेष्ठ रचनाशीलता के उदाहरण के रूप में प्रतिष्ठित किया। किसी क्रांति के शीघ्र बाद इतना परिवर्तन किसी दूसरे देशों में देखने को नहीं मिलता। फ्रांस एकाएक साहित्य की दुनिया में शिखर पहुंच गया। स्टेंडाल की गणना यूरोप के महानतम उपन्यासकारों में होती है। उन्होंने अपने विशिष्ट ढंग से फ्रांसीसी जीवन के यथार्थ को चित्रित किया। उनके उपन्यासों में तत्कालीन समाज अपने जीवंत रूप में प्रस्तुत हुआ है। स्टेंडाल ने हास्य के भीतर प्रयोगधर्मिता को अपूर्व ऊंचाइयों तक पहुंचाया। यह अपने वास्तविक अर्थ में रचयिता और अन्वेषक था। वह पात्रों के तेवर कुछ इस तरह पकड़ता था कि वे अपने समाज की किसी विशेष व्यवहारगत प्रवृत्ति का मूर्त उदाहरण बन जाती थी। स्टेंडाल के उपन्यासों में इन विभिन्न तेवरों की टकराहट से तत्कालीन समाज की ऐसी नाटकीय तस्वीर बनती थी मानो पाठक को अचानक तीव्र वर्गीय सच्चाई उपलब्ध हो गई हो। उनकी कृतियों में 2 उपन्यास सर्वाधिक चर्चित रहे, दी रेड एंड दी ब्लैक और दी चार्टरहाउस ऑफ पार्मा। दी रेड एंड दी ब्लैक हालांकि 1830 के आसपास लिखा गया था, पर उसका प्रकाशन 1853 में हुआ, जब स्टेंडाल मर चुके थे। अपने लेखन में स्टेंडाल बाल सुबह, मासूमियत और आश्चर्य के कायल थे। इस अर्थ में ये अपने समय के बहुत सुंदर चितेरे थे। वस्तुतः स्टेंडाल ने अपनी रचनाओं से उपन्यास विधा को फ्रांस में स्थापित किया। बाल्जाक ने अपने उपन्यासों का इतना जीवंत चित्रण किया है कि वह तत्कालीन समाज का वास्तविक दस्तावेज बन गया था। बाल्जाक फ्रांस का यथार्थवादी उपन्यासकार था। उन्होंने फ्रांसीसी समाज का अपने उपन्यासों में यथार्थ चित्रण किया है। जिस समाज का इतिहास जानना हो, उस समाज के इतिहास के साथ साथ
उपन्यास भी पढ़ना चाहिए। इतिहास अपने वास्तविक स्वरूप में सामने आ जाएगा। बाल्जाक ने ऐसा ही उपन्यास लिखा है। दूसरे उनके उपन्यासों में देश के अलग अलग पक्ष, क्षेत्र, वर्ग, उपवर्ग, व्यवहार, जीवन शैली, विश्वास, चिंता सब कुछ वास्तविक रूप में उजागर हुआ है। उन्होंने उपन्यासों के माध्यम से मानव जीवन की कॉमेडी प्रस्तुत की है। फ्लावेयर ने तत्कालीन वैज्ञानिक निष्पत्तियों और मनोविज्ञान के निष्कर्षों के आधार पर अपने उपन्यासों को खड़ा किया और कथावस्तु का तना बना बुना। प्रकृतवाद के अनुसार वही मान्य था जिसे मनुष्य की इंद्रियां ग्रहण कर सकती थी और जिसे यानी जिसके अस्तित्व को परीक्षण के बल पर सिद्ध किया जा सकता था। इसके अनुसार समाज में जो नैतिक मूल्य या व्यवहारिक नियम सक्रिय होती है उसी का यथार्थपरक ढंग से पड़ताल करना इसका उद्देश्य बन जाता है। इन्हीं उद्देश्यों को ध्यान में रखकर फ्लावेयर ने अपने उपन्यासों की रचना की है। जोला अपने समय की संरचनाओं और प्रवृत्तियों के आलोचक थे। उनकी आलोचकीयता ने ही उन्हें उपन्यास में बेबाक और निर्भीक बनाया। लेकिन अपने वास्तविक दृष्टिकोण में जोला फ्लावेयर की तरह ही प्रकृतवादी हैं। उनके यहाँ तथ्यों को बहुत महत्व दिया गया है। उनके उपन्यासों में विवरणों का जमघट देखा जा सकता है। जोला सिर्फ इतना करते हैं कि इन विवरणों को एक खास तरतीब देते हैं और यथार्थ की एक के बाद दूसरी परत उखाड़ते चलते हैं। उनकी रचनाओं में आदर्शशीलता के लिए कोई स्थान नहीं है, क्योंकि जोला समाज की सच्चाई को विवरणों के स्तर पर देखने के पक्षधर थे। इस कारण कभी कभी जोला के उपन्यास नीरस और उबाऊ भी होने लगते हैं। सच्चाई यह थी कि जोला को अपने समय की रीति नीतियाँ, संस्थाएं, राजनीतिक, धार्मिक, वैधानिक प्रणालियाँ आदि पसंद न थीं। वे सोचते थे कि सामाजिक निर्मितियाँ व्यक्ति की चेतना को विकृत करती हैं, उसे अमानवीय बनाती हैं और हिंसा की ओर धकेलती हैं। जोला में अपराध, हत्या, झूठ और छल का इतना विशद चित्रण है कि पाठक को उनकी रचनाएं पढ़कर उस समय का फ्रांसीसी जीवन बेहद नकारात्मक और त्याज्य लगने लगता